हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 5 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। तो आइए देखते हैं हम भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य प्राणियों के बारे में, किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ यहाँ उपस्थित हैं। उस प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के बारे में, उनके आवास के बारे में, उनके उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति-भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ या घास तथा पक्षियों को देखा है? क्या यह एक ही प्रकार के हैं या अलग-अलग? तो भिन्नता हम देख सकते हैं, एक ही प्रकार के किसी भी जीव जंतु हो या मनुष्य ही हो, सब में विविधता भर-भर के देखने को मिलेगी। अलग-अलग तरह के हैं। भारत भी एक विशाल देश है और अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। भारत के जिस प्रकार के क्षेत्रफल है, उस प्रकार की विशालता के आधार पे, या फिर हमने ऊपर अभी जलवायु के बारे में पढ़ा है, इसके तो जिस प्रकार की जलवायु की विविधता है, उस प्रकार से जीवों की विविधता भी देखने को मिलेगी हमें। हमारा देश भारत जो है, विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है, यानी 12 स्थानों में अपना स्थान रखता है, जो मुख्य 12 देश हैं जैव विविधता में शामिल। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में जो है 10वें स्थान पे और एशिया के देशों में 4थे स्थान पे है। ये मुख्य तथ्य है कि 47,000 विभिन्न प्रकार की जातियों के पौधे पाए जाने के कारण देश विश्व में 10वां स्थान है पूरे विश्व में, और एशिया में यह 4था स्थान रखता है। भारत में जो लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों के का जो है 6% है। विश्व के पूरे वर्ल्ड के फूलों का, ये जो प्रजातियों का है, ये 6% स्थान रखता है। और इस देश में बहुत से बिना फूलों के भी पौधे हैं, जैसे कि फर्न है, शैवाल है, शैवाल जैसे एल्गी तथा कवक फंगई भी पाए जाते हैं। भारत में हम देखें तो लगभग 89,000 जातियों के जानवर हैं तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे जल, समुद्री यानी ताजे और खारे जल की मछलियों की भी प्रजातियां हम देखने को मिल जाएंगी। आगे दे रखा है कि प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना ही अपने आप क्या होता है, वो पैदा होता है। लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी बहुत जल्दी मानव की हस्तक्षेप से वो बहुत प्रभावित नहीं हो पाता है, अपने अक्षुण्णता को बनाए रखता है। वो होती है प्राकृतिक वनस्पति। इसे क्या अच्छत वनस्पति भी कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार के कृषिकृत फसलें, फल, बागान या वनस्पति का भाग तो है, परंतु ये प्राकृतिक वनस्पति हम नहीं कह सकते हैं। यानी वो तो प्रकृति का हिस्सा है, जैविक है, लेकिन क्योंकि वो मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा, मनुष्य के प्रयासों द्वारा वो उगाया जाता है या फिर वो पल्लवित होता है, तो उसे हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कह सकते। मुख्य रूप से यदि विशेष रूप से वो इस पे वो जोर देने की बात कर रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जो कि बिना मनुष्य के प्रयासों के द्वारा उगाता है, पृथ्वी के बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, वो है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है, उसे देशज कहते हैं। अब देशज वनस्पति यानी जो मूल रूप से कहें कि भारतीय भूमि में ही उगी है या यहाँ से उसका जड़ है, तो उसे हम कहते हैं देशज। लेकिन जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं, उन्हें हम विदेशज पौधे कहते हैं, यानी जो विदेशों से या अन्य देशों से लाए गए होते हैं, और वो अन्य जो व्यापारी आते थे या अन्य विदेशी जो भारत में आए हैं, उनके माध्यम से यदि आया है, जो पौधों का विकास हमें या उगे हुए देखने को मिलता है, उसे हम विदेशज पौधे कहते हैं। आगे है कि वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणियों में विभिन्नता देखने को मिलेगी। हम आगे देखते हैं। इस तरह से प्राणी जगत के साथ साथ जानवरों के विषय में बतलाता है, और वनस्पति तथा अन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। तो ये विविधता तो हमने देखने को मिला। अब इनमें क्या क्या कारण है, ये विविधता के कौन कौन से कारण हैं, तो सबसे पहले हम इस कारण में हम देखते हैं धरातल। धरातल में आ जाएगा भूभाग, यानी धरातलीय विषमता के कारण भी हमें जीवों में भिन्नता देखने को मिलेगी। हमें जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे और मैदानी क्षेत्र में, वहाँ पे जीवों में भिन्नता देखने को मिलेगी। सागरीय ले लें या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र ले लें, तो सब में क्या हमें देखने को मिलेगा, भिन्नता। तो वो भिन्नता जो हमें देखने को मिलेगा, वो वहाँ के भूभागों के आधार पे ही देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं भूभागों के भिन्नता को कैसे प्रभावित करता है जीवों की विविधता को। देखिए यहाँ पे दिया है कि भूमि के वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार तथा मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पतियां नहीं हो सकती?
आगे है कि धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। ऊबड़ तथा असमतल भूभाग पे जंगल तथा घास के मैदान है जिनमें भी वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। यानी जो भी धरातलीय चीजें ये सारे के सारे वहाँ के वनस्पति जीव जंतुओं सबको प्रभावित करता है। फिर इसमें हो गया मृदा। तो मृदा जो हो गया, मृदा कैसे प्रभावित करता है? देखिए जो विविध प्रकार के स्थान है, भिन्न-भिन्न स्थानों पे अलग-अलग प्रकार की मृदा, मिट्टी में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। हर एक जगह भारत के हर एक भूभाग पे एक प्रकार की मिट्टी नहीं है। जो विविधता प्रकार की वनस्पति का आधार है, यानी भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आधार है। और मरुस्थल की जो बलुई मृदा है, इसमें हमें किस प्रकार की देखने को मिलेगा? कंटीली झाड़ियाँ या कंटीली कांटेदार वनस्पतियाँ देखने को मिलेगी। यदि जो नदी के डेल्टा भाग होते हैं, नदी के डेल्टाई भागों में हम देखें तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, लवणीय वृक्ष पाए जाएंगे वहाँ पे। पर्वतों की ढलानों में देखें तो यहाँ पे मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी यहाँ पे वन पाए जाते हैं, जो कि पर्वत के ढालों में ये शंकुधारी होते हैं। और ऊंचाई वाले वृक्ष जो भी जैसे ऊंचाई वाले स्थान है, वहाँ पे क्या है, तापमान कम या हिमपात होता है, तो वहाँ पे फिर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं ताकि बर्फों को क्या कर सके, वो ढाल के माध्यम से वो नीचे गिर सकें। तो ये सारी विशेषताएं हैं कि जिस प्रकार का मृदा की धरातल होगी, जिस प्रकार का धरातलीय स्वरूप होगा, जैसा ढाल होगा, उस प्रकार की वनस्पतियां भी वहाँ पे पाई जाती हैं। या इनके द्वारा वनस्पतियों की संरचना, उनके आकार, उनका विकास निर्धारण किया जाता है। आगे हम देखते हैं जलवायु। देखिए जलवायु में दिया है, जलवायु में सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। तो देखिए वनस्पति की जो विविधता है तथा विशेषता है तापमान और वायु की। आगे दिया है कि जैसे तापमान और वायु की नमी पर भी ये निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों में देखें तो तथा प्रायद्वीप जो है, प्रायद्वीप की पहाड़ियों पे 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को भी प्रभावित करती है। उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। यानी जिस जिस प्रकार से हम ऊंचाई में बढ़ते जाएंगे, तो उस प्रकार के हम देखें तो वनस्पतियों में भिन्नता देखने को हमें मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि वनस्पति खंडों के तापमान की विशेषताएं दी है। किस खंड की वनस्पति जिस प्रकार की रहेगी, उस प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है जो उष्ण वनस्पति है, तो उष्ण का दिया है कि औसत वार्षिक तापमान इस जो उष्ण प्रकार की वनस्पति होती है 24 डिग्री से अधिक होता है। जनवरी में जो इसका औसत तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। और मतलब कोई पाला रहित ये होता है, इसमें पाला वाला नहीं पड़ता है। उपोष्ण में दिया है कि जो औसत वार्षिक तापमान है औसतन 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस। और जनवरी का जो औसत तापमान है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। पाला कभी कभी हमें देखने को मिलता है। शीतोष्ण कटिबंध में दिया है कि यहाँ पे जो औसत वार्षिक तापमान है ये है 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में ये हो जाता है -1 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक भी देखने को मिल जाता है। और कभी पाला कभी बर्फ इसमें हमें देखने को मिलेगा। जो अल्पाइन प्रकार की वनस्पति होती है, यहाँ पे जो होता है कि 7 डिग्री सेल्सियस से कम औसत तापमान हमें देखने को मिल जाएगा। और जनवरी का तो -1 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमें बर्फ भी देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश किस प्रकार से इन वनस्पतियों को प्रभावित करता है। तो देखिए जैसे कि किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार से हम अक्षांशों से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, तापमान, सूर्य का प्रकाश कम होता जाएगा। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जहाँ पे ग्रीष्म ऋतु है वहाँ पे वनस्पतियां क्या होती है, बहुत शीघ्र ही वृद्धि करती है, क्योंकि पर्याप्त तापमान उन्हें प्राप्त होता है इसलिए। आइए हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा क्या है, ज्यादा सघन वनस्पतियां हमें देखने को मिलती है। क्यों? यही कारण है, तापमान, प्रकाश सूर्य का इधर अधिक मिलता है, इस वजह से क्या होता है, सघन वनस्पतियां यानी वनस्पतियों के विकास की दशाएं उत्तम होती हैं, इस वजह से सघन वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं। आगे है वर्षण। देखिए वर्षण में देखिए वर्षण कैसे प्रभावित करता है वनस्पतियों को। तो देखिए भारत में लगभग हम देखें तो सारी वर्षा आगे बढ़े हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी जून से सितंबर तक ही सारी वर्षा प्राप्त होती है। अधिकांशतः वर्षा का भाग जो होता है जून से सितंबर तक हमें मिल जाता है भारत को। पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, यानी लौटते हुए मानसून से भी कुछ वर्षा होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा क्या है, सघन वन पाया जाता है। वही कारण है क्योंकि वर्षा जल वनस्पतियों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस वजह से जहाँ पे वर्षा अधिक होता है वनस्पतियां सघन पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा कम होता है वहाँ पे क्या आती है, वनस्पतियों की विरलता हमें देखने को मिलती है।
आगे दिया है कि जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति क्यों है? ठीक, यहाँ दिया है कि क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीनीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यह स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार भी हैं तथा कई समुदायों को जीविका भी प्रदान करते हैं। वन का महत्व कितना है वो हम सब अपने देख सकते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक परिदृश्यों के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इतनी हरियाली ग्रीनरी होती है कि जो हमें आंखों को बहुत ही आकर्षित करता है। ये पवन तापमान को भी नियंत्रित करते हैं, वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म भी मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। आगे देखें तो प्राकृतिक जो भारतीय प्राकृतिक वनस्पति है, इस वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं। यानी प्राकृतिक वनस्पतियों में क्यों बदलाव आया? क्योंकि उद्योगों के विकास के कारण, शहरीकरण के कारण हम देखें तो प्राकृतिक वनस्पतियों का विनाश होता जा रहा है। दिनों दिन वनस्पतियों का कटाव हो जा रहा है। भूमि खाली करने के लिए, वहाँ पे अन्य प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए, अन्य प्रकार के आवास बनाने के लिए, अन्य प्रकार के कृषि कार्य करने के लिए ये सारी मांग बढ़ती जा रही है। इस वजह से वनों की कटाई की प्रक्रिया जो है वो भी बढ़ती जा रही है, तो वो भी इसलिए ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। और जब वनों का कटाई होगा, वनों का ह्रास होगा, तो हमारे क्या करेंगे वो हमारे जलवायु को प्रभावित करेगा। और उस जलवायु के द्वारा, उस मौसम के द्वारा क्या होगा, हमारे जो वहाँ की वनस्पतियां हैं उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण भी क्षेत्र क्या हो रहा है, वनों का क्षेत्र कुछ कम होता जा रहा है। देखिए आगे दिया है कि आगे यहाँ देखते हैं कि सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में देखें तो प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भाग के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल जो भारत है, भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। ये आंकड़ा है 2001 के अनुसार कि इतने प्रतिशत क्षेत्रफल पे वन कवर था भारत का 2001 में। आगे यहाँ पे देखिए दिया है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में देखिए क्या दिया है, पृथ्वी पर पादपों तथा जीवों का वितरण मुख्यतः जलवायु द्वारा निर्धारित होता है। किसी क्षेत्र के पादपों की जो प्रकृति होती है, किसी विशेष क्षेत्र की, तो वो प्रकृति जो होती है काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। यानी जो प्रकृति है, वो प्रकृति, वहाँ का जो नेचर है, वो क्षेत्र के प्राणी जीवन को प्रभावित करती है। वहाँ की जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन क्या होता है, प्राणी जीवन पे भी प्रभाव पड़ेगा, इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मानव कैसे किसी स्थान के पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है और वह वृक्षों को क्या करता है, काटकर, जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। उसे करना चाहिए इतना, लेकिन संतुलित रूप में अपनी मात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही वृक्षों को काटना चाहिए, वनस्पतियों को या जानवरों का उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि अंधाधुंध इतना कटाई करते जाए, उसका दुरुपयोग करें, तो इससे हमें ही समस्याएं देखने को मिलेंगी, हमारे जीवन में ही समस्याएं उत्पन्न होंगी। ये है कि परिणाम स्वरूप क्या होता है, कुछ प्रजातियां क्या हमें वर्तमान समय में देखने को मिल रही हैं, कुछ प्रकार की जो ऐसी वनस्पतियों की प्रजातियां हैं या फिर जीवों की प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही है, बिल्कुल पृथ्वी के धरातल से विलुप्त होती जा रही हैं। तो इन सब के विलुप्त होने का भय बना रह रहा है और इससे क्या है, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में या फिर जलवायु पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे दिया है, क्या आप जानते हैं कि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम, बायोम कहते हैं। तो जीवोम की पहचान पादप पे आधारित होती है। यानी जीवोम वो होता है कि एक धरातल पे वनस्पतियों या प्राणी जीवन का जो एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, जो इकोसिस्टम होता है,
वो निर्माण करता है एक जीवोम या बायोम का। आगे दिया है वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार में हम देखें तो हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे निम्न प्रकार की जो वनस्पतियां दिया है, देखिए पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि हमेशा हरे भरे रहते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये तो उष्णकटिबंधीय होते हैं लेकिन क्या होते हैं, पर्णपाती होते हैं, यानी पतझड़ होते हैं। अपनी पत्तियां क्या होती है, वर्ष के एक विशेष मौसम में गिरा देते हैं। तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियां। चौथा है पर्वतीय वन, वो पांचवा है मैंग्रोव वन। देखिए यहाँ पे दिया है इस प्रकार के, ये एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का दिया है कि इसमें वृक्ष जो दिया है कि जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ियों की परत जो दिया हुआ है ये है 1.5 मीटर तक लगभग। नवीन वृक्ष जो होते हैं 5 मीटर तक। इस तरह वितान परत जो होती है 20 मीटर की ऊंचाई तक। और निर्गत परत जो है दिया है, ये दिया है 40 मीटर। वह अधिकतम ऊंचाई पे 60 मीटर तक के वृक्ष हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है, ये वनस्पतियों को दिखाया गया है इस रंग से कि जो डार्क ग्रीन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिमी घाट के साइड और फिर पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ये पूर्वोत्तर राज्यों में देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हम देख पाएंगे कि ये कर्क रेखा के पास ही वाले जो क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो क्योंकि यहाँ पे वर्षा की मात्रा अधिक होती है, इस वजह से क्या है, यहाँ पे हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाले वृक्ष हैं। पर्वतीय वन, यानी पर्वतीय वन हम देखें तो हमें इधर देखने को मिल जाएगा, ये सारे पर्वतीय वन। हिमालय जो क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र, इसमें पर्वतीय वन। मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। तो मैंग्रोव वन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र है, जो नदियों द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया गया है, इसमें मैंग्रोव वन। देखिए यहाँ पे ये हो गया महानदी घाटी का क्षेत्र, यहाँ इधर गोदावरी कृष्णा कावेरी ये सब डेल्टा बनाती हैं। तो इस क्षेत्र में हमें मैंग्रोव वनस्पतियां देखने को मिल जाएंगी। और है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये जो क्षेत्र है, तो देखिए ये हमें मिल जाएगा राजस्थान के क्षेत्र में, जो राजस्थान का भाग है यहाँ पे ये हो जाएगा कंटीले वन का क्षेत्र। राजस्थान, गुजरात, कच्छ का रण इस भाग में। और ये मध्यवर्ती जो है, यहाँ पे हमें कुछ मध्यवर्ती भाग में महाराष्ट्र का हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे हमें उष्णकटिबंधीय कंटीले वन की वनस्पतियां देखने को मिल जाती है। क्योंकि ये थोड़ा सा वृष्टि छाया वाला प्रदेश पड़ जाता है, तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, शुष्कता हो जाती है। शुष्कता की वजह से यहाँ भी उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषताओं के बारे में। आइए देखते हैं विस्तृत अध्ययन इसमें दिया हुआ है। देखिए ये वन जो होते हैं पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो कि हम अभी मानचित्र में देखे हैं, तो पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, असम के ऊपरी भागों, तमिलनाडु के तट सीमित है, तक ही सीमित है इस प्रकार के वन, क्योंकि वर्षा की मात्रा यहाँ पे अधिक है। तो आगे है कि ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहाँ पे 200 सेमी से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों से कई स्तर देखने को मिलते हैं। वृक्षों में पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, अतः यह वन साल भर हरे भरे लगते हैं, क्योंकि कोई पतझड़ का इसमें समय नहीं होता है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष जैसे आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है, ये प्रमुख वृक्ष हैं इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। इन वनों में देखें तो सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लैमूर, हिरण हैं। ये एक सींग वाले गैंडे असम, पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के हमें पक्षी, चमगादड़ तथा कई रेंगने वाले भी जीव भी पाए जाते हैं। रेंगने वाले जीवों की तो प्रधानता इसमें विशेष रूप से देखने को मिल जाती है। वृक्षों की लंबाई बहुत अधिक होती है कि सूर्य के प्रकाश भी पृथ्वी के धरातल को नहीं छू पाता है, ये मुख्य विशेषता है इसकी। आगे हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती
वन के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं? देखिए, ये जो है भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है और इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यानी एक ग्रीष्म ऋतु का ऐसा मौसम होता है, 6 से 8 सप्ताह में ये अपनी पत्तियां क्या करते हैं, पूरी तरह से गिरा देते हैं। इसीलिए इसको पतझड़ वन के नाम से भी हम जानते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेमी से 200 सेमी तक वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन जो है मुख्य रूप से इस वृक्ष पाए जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे बांस, साल, शीशम, चंदन, रवैर, कुसुम और अर्जुन तथा शतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाले ये सारे वृक्षों के नाम है। ये सारी वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए ये दिया गया है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी बहुत ज्यादा घने भी नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा विरल भी नहीं होते हैं और एक ऐसा मौसम होता है जिसमें अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। देखिए पत्तियां गिराते हुए दिखाई भी गया है इसमें चित्र में। आगे हम देखते हैं, देखिए ये शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा 70 सेमी से 100 सेमी के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। और विस्तृत क्षेत्रों में देखें तो ये प्रायः सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष इसमें उगते हैं। ये विशेषता बता रहा है शुष्क पर्णपाती वनों की। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ भी कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी इत्यादि सारे कार्य होते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः सिंह, शेर, सुअर, हिरण, हाथी इस प्रकार के पाए जाते हैं और विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुए भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों की ये विशेषताएं हैं। इस प्रकार की प्रजातियों के वृक्ष, इस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कंटीले वन तथा झाड़ियों की विशेषताओं के बारे में। तो देखिए जो कंटीली हुई झाड़ियां हैं ये हम जानते हैं कि शुष्क प्रदेशों में है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगती हैं। तो जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगती हैं तो यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं, यानी कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए इसमें देखिए नागफनी, कैक्टस, इस सारे प्रकार के वृक्ष की प्रजातियां हैं। ये कंटीले वन तथा झाड़ियां, छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं और इसमें जो वृक्ष होते हैं जैसे बबूल का पेड़ हो गया या काफी कांटे युक्त होते हैं। इनकी जड़, अभी विशेषता हम और आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है। इनकी जड़ें काफी गहराई तक होती है, कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं ये। अब पत्तियों की जगह अधिकांश तो कांटे युक्त पत्तियां होती हैं ताकि क्या हो, वाष्पोत्सर्जन इनसे कम हो, क्योंकि जल का अभाव होता है इन क्षेत्रों में, इसलिए। देखिए इस प्रकार की जो वनस्पति है देश के उत्तर पश्चिमी भागों यानी राजस्थान वाले क्षेत्र में, जिनमें कि गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम क्षेत्र है इसमें हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर और यूफोर्बिया तथा नागफनी एंड कैक्टाई यहाँ के मुख्य ये पादप प्रजातियां होती हैं इस प्रकार के वनों में। इन वनों में वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं जिसमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके, इस वजह से। शुष्क भागों में देखें तो झाड़ियां और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट भी पाए जाते हैं। आगे है पर्वतीय वन। तो आइए पर्वतीय वनों के बारे में देखें। तो जो पर्वतीय वन होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी, यानी पर्वतीय क्षेत्र तापमान की कमी, हमने शुष्क वनस्पतियां पढ़े तो उसमें तापमान के अधिक होते हैं, जलाभाव होता है। तो पर्वतीय वनों में क्या होती है, यहाँ पे तापमान की कमी होती है और ऊंचाई के साथ साथ जो प्राकृतिक वनस्पति है इसमें भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे कि चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर और आदि प्रकार के इस प्रकार के मुख्य वृक्षों की विशेषता होती है जो ये कह सकते हैं जो पर्वतीय वन होते हैं। इनमें ये वन प्रायः जो हिमालय
में हमें देखने को मिलेंगे, हिमालय की ऊंचाई में। देखिए ये दिया है पर्वतीय वन यानी क्योंकि पर्वतीय वन यानी पर्वतों पे उगते हैं, तो पर्वत हम जानते हैं कि ढालूदार होते हैं, उनकी तुंगता कितनी अधिक होती है। तो इस प्रकार के इस पे ये धरातलीय कह सकते हैं कि स्वरूप दिया गया है इस प्रकार के वनों में। और एक तो विशेषता में भी देखेंगे कि क्या होते हैं, ये शंकुधार नुकीले होते हैं। देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, इस वृक्षों का जो आकृति या आकार है नुकीला है इनकी पत्तियों का। आगे देखें तो हिमालय के जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढलानों दक्षिण और उत्तर पूर्व भाग के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं। यानी इसके अब ऊंचाई जाते हैं तो अब ये जो शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं, अब घास के मैदान में क्या होते हैं, अल्पाइन वनस्पति ले लेते हैं, घास के मैदान में बदल जाते हैं, छोटे छोटे इस यहाँ पे घासें उगाती हैं, ये इनका रूप ले लेते हैं। इसमें सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के हम निकट पहुंचते हैं, यानी एक हिमरेखा होती है, यानी अब उसके ऊपर क्या होती है, पूरा जो वहाँ का स्थल होता है पूरा हिम से जमा रहता है, बर्फ से ढका रहता है, बर्फ जमने लगता है उस रेखा, तो वो है स्नो लाइन या हिमरेखा उसे हम कहते हैं। और इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में देखें तो मांस, लीचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामिर्ग और चीतरा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी वृक्ष, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा और घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती हैं। ये इन वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की विशेषता है। या इस प्रकार के जंतु हमें देखने को मिलते हैं इस प्रकार के वनों में। आगे है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, आइए मैंग्रोव वन के बारे में देखते हैं। देखिए ये एक मैंग्रोव वन का चित्र दिया गया है। इसमें क्या होता है कि जो वृक्ष होते हैं उनके उसके जो जड़ पहले से ही उगाते हैं, ताकि ये जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, क्योंकि पानी का बहाव हमेशा रहता है, तो बहाव में वो क्या होंगे, बीज बह जाएंगे। तो इस मान लीजिए कि पेड़ है, इसके से वो बीज गिरता है तो वो पहले से उसमें जड़ें निकल आती हैं, फिर ऐसे इसमें गिरता है तो वो क्या होता है, इसमें जम जाता है, जड़ें पकड़ लेता है। इस प्रकार की विशेषता इसमें होती है मैंग्रोव वनों में। तो आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं। देखिए दिया है, ये जो वनस्पति है ये तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ के ज्वार भाटा आते हैं और की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति होती है। मैंग्रोव अधिकांशतः जो भी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ पे हमें इनकी उत्पत्ति या इनका उत्पादन या इनका विकास हमें देखने को मिलता है। मिट्टी और बालू इन तटों पे एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें कि पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती है, इनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों का डेल्टाई भाग इसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं, देख सकते हैं। आगे देखते हैं औषधीय पादप क्या। औषधीय पादप वही यानी उस प्रकार के पादप, वृक्ष, पौधे जिनका कि औषधीय महत्व है, दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है, उन्हें हम औषधीय पादप के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए दिया है कि भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए तो विख्यात रहा है, क्योंकि एक तो गर्म प्रदेश दक्षिण भारत का क्षेत्र है, वहाँ पे हमें गर्म मसाले या फिर हिमालय में बहुत सारी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, तो इन सब के लिए तो प्रसिद्ध है। आयुर्वेद पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 से निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं, जैसे स्पर्शगंधा। इन सब की हम विशेषताएं एक एक करके देखते हैं। स्पर्शगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, इसमें से कुछ ऐसे मुख्य जैसे कि इनकी विशेषताएं हम सब लोग समानता जानते हैं, जैसे कि नीम का, तुलसी का, जामुन का, इन सब का। देखिए स्पर्शगंधा जो है रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है, केवल भारत में ही पाया जाता है ये स्पर्शगंधा, ये बहुत ही मुख्य हो गया तब तो। दूसरा है जामुन, पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है इससे, जामुन से, कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण पाए जाते हैं। और बीज का जो बनाया हुआ पाउडर होता है, जो जिसे हम लोग फंकी कहते हैं, तो पाउडर जो होता है ना इसका, ये मधुमेह रोग यानी डायबिटीज में भी उसको रोकथाम में सहायक होता है। दूसरा है अर्जुन। अर्जुन जो है ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में काफी सहायक होता है ये, और यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है।
दूसरा है बबूल। नेक्स्ट है, इसमें क्या होता है, इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद इससे प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। अगला है नीम। इसमें है जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है ये। तुलसी के पादप जुकाम और खांसी में हम अधिकांशतः इसका प्रयोग करते हैं, चाय के रूप में और अन्य भी दवाओं के रूप में करते हैं। कचनार जो है इसका फोड़ा, अल्सर और दमा के रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है और इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। अपने क्षेत्र के औषधीय पादपों की पहचान करो। कौन से पौधे औषधि के लिए प्रयोग होते हैं और उस स्थान के लोग उनका कौन सी बीमारियों के लिए प्रयोग करते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या यह संभव है कि प्राकृतिक पर्यावरण का निरंतर होता जा रहा विनाश को रोका जा सके? तो संभव तभी है जब हम सब मिलकर प्रयास करें। हाँ, आगे हम यहाँ देखते हैं। देखिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है अभी, तो नदियों के जो डेल्टाई भाग में यह वनस्पति मिलती है, जो हमने अभी मैंग्रोव वन पढ़ा है ना ऊपर, तो उसी का भाग दिया है यहाँ पे। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, केवड़ा व अंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का जो ये क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कछुए भी, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आगे हम वन्य प्राणी के बारे में देखते हैं। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है और यहाँ मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% जो है भारत में पाई जाती हैं मछलियों की प्रजातियों का। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप, स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। ये सारे तथ्य हैं। और स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। देखें तो जो स्तनधारी जीवों में यदि हाथी है, तो हाथी अधिकांशतः इन सब उष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा देखेंगे, ये भी एक अन्य जानवर है जो कि भारत के एक प्रमुख जंतु या जानवर समूह में सम्मिलित किया जाता है। भारत में देखिए यह दिया है वन्य प्राणी, नीचे या वन्य प्राणी उद्यान। तो देखिए यहाँ पे दिया है ये दिया है वन्य प्राणी अभयवन या उपवन कह सकते हैं, पक्षी और नेशनल पार्क। ये सब चित्र के माध्यम से इसमें दिया गया है। जैसे देखिए कान्हा नेशनल पार्क हो गया, तडोबा हो गया, ये शिवपुरी, ये सब जो है नेशनल पार्क हैं। रणथंभौर, केवला, देवघाना, ये सरिस्का जो हो गया हमारा, ये राजस्थान में सब स्थित है। राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये हो गया उत्तराखंड में। दुधवा यूपी में हो जाएगा। चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है। राजगीर हो जाएगा बिहार में। देखिए यहाँ पे है गोरुमारा महानदी, ये जो है ये असम में दिखाया गया है। देखिए मानस असम में हो गया। काजीरंगा नेशनल पार्क ये भी असम में हो गया। इस संजय गांधी देखिए नेशनल पार्क ये हो गया हमारा महाराष्ट्र में। गिर नेशनल पार्क जो कि ऐसा शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये गुजरात में है। इस प्रकार बांदीपुर नेशनल पार्क हो गया कर्नाटक में। गुंडी नेशनल पार्क हो गया तमिलनाडु में। ये सब प्रमुख नेशनल पार्क हैं भारत के। और वन्यजीव ये सब अटूनगर, पोचेरम, कवाल, ये सारे के सारे वन्य प्राणी उद्यान है। अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य में देखें तो पक्षी देखिए यहाँ पे रंगाडितु, वेदाथंगल तमिलनाडु में ये प्रमुख पक्षी अभयारण्य है। इसके अलावा और पक्षी अभयारण्य कम है इसमें, यही 2 हमें दिख रहा है। हम आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है कि जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं, जो हाथी का हमने अभी ऊपर पढ़ा है, तो इन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में देखें तो इसमें जंगली गधे है। कच्छ का रण जो है जंगली गधों के लिए काफी प्रसिद्ध है और थार का मरुस्थल जो सब जानते हैं ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजाति वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर है जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजाति पाई जाती हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। भारत जो है विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। जो गिर जंगल है गुजरात में, ये काफी प्रसिद्ध है भारतीय शेरों के लिए। आगे है कि बाघ मध्य प्रदेश, झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में भी ये हमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये एक तथ्य दिया हुआ है कि
एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है कि एशियाई जो शेर है केवल गुजरात के गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। आगे हमने भी यहाँ देखा है कि बाघ जो है मध्य प्रदेश के साथ साथ हिमालय क्षेत्रों में भी, मध्य प्रदेश हो गया में पाए जाते हैं। और बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। बिल्ली जाति की प्रजाति में आता है तेंदुआ। यह शिकारी जानवरों में मुख्य शिकारी जानवर जो अन्य जानवरों का शिकार करते हैं। देखिए, हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख है, लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, नीली भेड़, जंगली भेड़, कियांग, तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पे पाए जाते हैं। और कहीं कहीं तो लाल पांडा भी कुछ भागों में यहाँ पे हमें दिखाई देगा। देखिए, आगे दिया है कि नदियों, झीलों, समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो कि विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। ये भी बहुत मुख्य तथ्य हो गया कि जो घड़ियाल जो है क्या है, मगरमच्छ की प्रजाति का है और विश्व में केवल ये भारत में ही पाया जाता है घड़ियाल। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस, कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो कि देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में निवास करती हैं। यह हमें देखने को मिल जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी भी भारत में बहुत आते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, यहाँ दिया है कि भारत के जो कुछ दलदली भाग है प्रवासी पक्षियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। इसमें देखिए दिया है कि शीत ऋतु में जो साइबेरियन सारस होते हैं, साइबेरिया की तरफ से बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान है कच्छ का रण। कच्छ का रण जो प्रसिद्ध है साइबेरियाई सारसों के लिए, साइबेरियाई सारस के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण। जिस स्थान पे मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदरी कलंगी वाली फ्लेमिंगोए हजारों की संख्या में आती हैं और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उनमें घोंसले बनाती हैं, बच्चों को पालती हैं। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह भी एक है कि जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने अपने फसलें जैव विविधता जो है जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर तो बहुत सारे दिए हैं प्रकृति ने हमें, लेकिन हमने क्या किया है, पालतू उन्हीं को बनाए हैं जो दूध दे सके, जो हमारे लिए काफी उपयोगी हैं, हमारे अन्य कार्य करने के लिए काफी सहायक है, तो उन्हें हमने अपना चुनाव किया अपने लिए। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य, यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस, अंडे भी, दूध इत्यादि सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं। मछली से हम क्या करते हैं, पौष्टिक आहार मिलता है, मांस। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद भी करते हैं। हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं और प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है। प्रत्येक चाहे सूक्ष्म जीव हो, बड़ा जीव हो, मध्यम हो, सबका हमारे पारिस्थितिक तंत्र में कुछ न कुछ योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में है तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। देखिए, यहाँ दिया है कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार। यानी हम लालच करके अत्यधिक शिकार यदि करते हैं तो जीव जंतुओं के लिए खतरा हो सकता है, और जब वो विलुप्त होंगे तो वो फिर हमारे लिए भी खतरा होगा। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट और तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, यानी ये सारे मुख्य मुख्य समस्याएं हैं। किन किन कारण से प्रजातियों का, चाहे वो वनस्पति प्रजातियां हो या फिर जीव जंतु की प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, तो ये मुख्य इन सब के कारण है। जैसे रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट हो गए, तेजाबी जमाव के कारण हो गए, और विदेशी प्रजातियां जो है उनका प्रवेश हो रहा है। इस कारण से कृषि कार्य के विस्तार की वजह से भी विलुप्त हो रहे हैं। निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, जैसे हम आवास स्थापित करने के लिए जनसंख्या बढ़ने की वजह से अंधाधुंध वनों की कटाई करते जा रहे हैं, तो हम अपने आवास के लिए वनों को काट देंगे तो फिर उसमें के जो रहने वाले जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, सब कहाँ जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण ये सारी चीजें क्या है, इतनी सारी समस्याओं की वजह से ही पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होगा, फिर हमारा पारिस्थितिक सिस्टम क्या होगा, खराब होगा, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसमें जीव जंतु वनस्पति
को नुकसान पहुंचेगा, विलुप्ति की कगार पे पहुंच जाएंगे। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि देश में 14 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र हैं स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 जो है सुंदरवन जो कि हमें देखे हैं पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी देखिए, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु, इन तीनों क्षेत्रों में इसका विस्तार है कि गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। 14 जीव मंडल नीचे, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व देखें तो देखिए इसमें दिया है सुंदर वन, नाम दिया हुआ है सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस और सिमलीपाल, दिहांग दिबांग हमें देखने को मिल जाएगा। डिब्रू सैखोवा, अगस्ता मलाई, कंचनजुंगा, पंचमढ़ी व अचनकमर और अमरकंटक, ये सारे ये प्रमुख जीवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आगे दे रहा है कि सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना भी बनाई गई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट है कि 89 नेशनल पार्क, 490 वन्य प्राणी अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र के पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। आगे है कि हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए, अंध विनाश न किया जाए, अंधाधुंध उपयोग न किया जाए, इतना लालची न बना जाए मनुष्य को। हमें अपने पर्यावरण की सुंदरता को बनाए रख के उसके संतुलन को ध्यान में रख कर ही हमें अपनी जरूरतों को भी पूरा करना चाहिए, न कि उसको बिल्कुल एकदम लूट खसोट वाली नीति अपना करके। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।